अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नाकाबिले फरामोश। सबसे पहले मैं आपसे माज़रत करना चाहता हूं, पिछले 2 हफ्तों से मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे। इससे पहले कि हम आज की कहानी की तरफ बढ़ें, अगर आपके साथ भी कभी कोई नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश आया है तो डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर है, आप जैसे चाहें लिखकर या वॉइस मैसेज के ज़रिए अपनी कहानी हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं उनमें से बेहतरीन कहानियाँ सेलेक्ट करूँगा और उसे अपनी ज़बान में नरेट करूँगा। वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र किया जाता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो आपको डर न लगे, आयतल कुर्सी पढ़ लें, हेडफोन्स लगा लें, कमरे की लाइट्स बंद कर दें और चलें हमारे साथ डर के इस नाकाबिले फरामोश सफ़र पर। आज की पहली कहानी हमें जावेद ने रावलपिंडी से भेजी है। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल भाई, मेरा नाम जावेद मलिक है। मैं पेशे के एतबार से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं अक्सर जब भी लंबे रूट पर निकलता हूँ तो आपकी कहानियाँ अपने ट्रक में लगा कर सुनता जाता हूँ। मैं आज आपसे अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या बयान करने जा रहा हूँ जिसे याद करके आज भी मेरे हाथ पाँव काँपने लगते हैं। मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 25 साल थी। आज भी जब वो रात याद आती है तो मेरे हाथ काँपने लगते हैं। ये किस्सा है साल 2015 का। सितंबर का महीना था और बारिश हो रही थी। इस वक्त मैं रावलपिंडी से सामान लेकर गिलगित जा रहा था। मेरा ट्रक बोझल था, बारिश तेज़ थी और पहाड़ों की सड़कें अंधेरी और ख़तरनाक थी। रात के तकरीबन 11:30 बजे मैं हुंज़ा के पहाड़ी इलाके में दाखिल हो चुका था। सड़क सुनसान थी, ना आगे कोई गाड़ी थी ना पीछे, बस मेरा ट्रक और लंबी घुमावदार सड़क। बारिश इतनी शदीद थी कि वाइपर बार बार लगाने के बावजूद शीशे पर पानी जम रहा था। हेडलाइट की रोशनी भी धुंध में धुंधली होकर बस सामने के चंद मीटर्स ही दिखा पा रही थी। मेरे साथ इस वक्त कोई साथी नहीं था। अक्सर ड्राइवर्स अपने साथ कंडक्टर्स रखते हैं, लेकिन इस रात मेरा कंडक्टर बीमार था और सफ़र अकेला ही करना पड़ा। इंसान जब अकेला होता है तो ख्यालात भी अजीब अजीब आने लगते हैं। कभी लगता है कोई मेरे पीछे बैठा है, कभी लगता है कोई सड़क के किनारे खड़ा है। मैं इन सब सोचों को झटक कर ड्राइविंग पर तवज्जो दे रहा था। तकरीबन आधी रात के करीब एक मोड़ काटते ही अचानक मेरी नज़रें एक औरत पर पड़ी। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने, लंबे बाल इसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। मैंने फ़ौरन ब्रेक लगाई, ट्रक चरचराता हुआ रुका और मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद कोई मुसाफिर है जो बारिश में फंस गई हो। मैंने शीशा नीचे किया और ज़ोर से आवाज़ दी, बीबी कहाँ जाना है? ये वक्त बहुत ख़तरनाक है, यहाँ अकेले क्यों खड़ी हैं आप? लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाए खड़ी रही। बारिश और हवा की आवाज़ के बीच वो मंज़र इतना अजीब था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फिर आवाज़ दी मगर जवाब न मिला। मुझे डर भी था और तजस्सुस भी। आखिरकार मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया। अभी चंद किलोमीटर ही गया था कि एक बार फिर मेरी आंख फटी की फटी रह गई। वही औरत, बिल्कुल वही हुलिया सड़क के किनारे खड़ी थी। मैंने ब्रेक नहीं लगाई, लेकिन मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। मैंने अपने दिल को समझाया कि बारिश और अंधेरे की वजह से मुझे वहम हो रहा है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं मैं जानता था कि ये कोई वहम नहीं था। अब मैं पूरी तरह मोहतात हो गया था। सड़क वीरान, बारिश मुसलसल और घुप अंधेरा। अचानक एक मकाम पर, जहां पहाड़ का साया सड़क पर पड़ रहा था, हेडलाइट्स ने एक बार फिर उस औरत को रोशन किया। इस बार वो चल रही थी आहिस्ता आहिस्ता मेरे ट्रक की तरफ। मेरा गला खुश्क हो गया। मैंने पूरी रफ्तार से ट्रक निकाला। जैसे ही करीब पहुंचा, वो औरत अचानक गायब हो गई आंखों के सामने। एक लम्हे में मैंने ब्रेक मार दी, ट्रक बीच सड़क पर रुका और मैं हाँफने लगा। ये कोई वहम नहीं था, ये हकीकत थी। अब मेरा हर लम्हा डर में गुजर रहा था। हर साए में वही औरत नज़र आती थी। बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और रात भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तकरीबन 1 बजे के करीब मेरा ट्रक एक छोटे से पुल पर पहुंचा। अचानक इंजन बंद हो गया। कितनी ही कोशिश की मगर ट्रक स्टार्ट ना हुआ। मैं पसीने में भीग गया। हालांकि मौसम ठंडा था,
फिर मैंने वो आवाज़ सुनी, एक औरत की हंसने की आवाज़, आहिस्ता आहिस्ता, फिर अचानक ज़ोर ज़ोर से। मैंने डरते डरते शीशा नीचे किया। वही औरत पुल के किनारे खड़ी थी, लेकिन अब इसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। इसके होंठ कान से कान तक फटे हुए थे, जैसे किसी ने चाकू से काटा हो। आंखें बिल्कुल सफ़ेद, बगैर पुतली के, और वो हंस रही थी। मैंने चीख कर अल्लाह का नाम लिया और बार बार स्टार्ट मारा। अचानक ट्रक स्टार्ट हो गया और मैंने पूरी ताकत से गाड़ी निकाली। वो औरत सड़क के बीच में आ गई। मैंने ब्रेक नहीं लगाई, आंखें बंद करके ट्रक गुजार दिया। जब आंखें खोली तो आगे कुछ नहीं था, औरत गायब हो चुकी थी। मैं मुसलसल 2 घंटे बगैर रुके गाड़ी चलाता रहा। सुबह का उजाला हुआ तो दिल की धड़कन कुछ नॉर्मल हुई। बाद में गिलगित पहुंचकर मैंने सारा वाकया एक होटल वाले को सुनाया। वो हंसने लगा और बोला, भाई तुम अकेले नहीं हो, जिस औरत को तुमने देखा है वो यहाँ सबको दिखाई देती है। कई साल पहले उसी पुल पर एक औरत का कत्ल हुआ था। इसकी लाश को काट कर नदी में फेंका गया था। तब से जो भी रात को इस रास्ते से गुजरता है उसे वो औरत दिखाई देती है। मेरी टांगों से ज़मीन निकल गई। मुझे लगा जैसे वो औरत अभी भी मेरे साथ है, कहीं करीब खड़ी मुझे देख रही है। आज 10 साल गुजर चुके हैं। मैंने फिर कभी वो रास्ता रात के वक्त नहीं लिया, लेकिन कभी कभी डरावने ख्वाब में वो औरत फिर सामने आ जाती है, सफ़ेद कपड़ों में, बाल खुले हुए, वही खौफनाक कहका। मुज़म्मिल भाई, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कहानी हमसे शेयर की। इससे पहले कि हम अगली कहानी की तरफ बढ़ें, अगर आप अभी भी कहानी देख रहे हैं और स्टोरी को एंजॉय कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये हमारी मोटिवेशन होती है मेरे भाई। आपको नहीं पता कि इन स्टोरीज़ के पीछे कितनी मेहनत होती है, तो आपसे इतनी गुजारिश है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल भाई, मेरा नाम फ़हीम अकबर है। आपकी कहानियाँ बहुत लाजवाब होती हैं। मैं रोज़ाना रात के वक्त आपकी कहानियाँ सुनकर सोता हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मैं सो गया हूँ। मुज़म्मिल भाई, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी में गुज़री एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी ऑडियंस हैरान हो जाएगी। मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 23 साल की थी। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और ये वाक़या मैं कभी किसी को तफसील से नहीं बता पाया था, लेकिन आज आपको सच सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा तजर्बा है जिसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं और मेरा करीबी दोस्त शाहिद अक्सर रात को मोटरसाइकिल पर लंबे रूट लगाने निकलते थे, बस यूं ही टाइम पास के लिए, क्योंकि जवानी में नया नया जोश होता है और डर जैसी चीज़ हमें कम ही लगती है। एक रात हम दोनों ने शर्त लगाई कि हम में से कौन बहादुर है। बात दरअसल ये थी कि हमारे मोहल्ले के करीब एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ रात के वक्त अजीब आवाज़ें आती हैं। शाहिद ने कहा, चल फ़हीम, आज देखते हैं असल में भूत प्रेत होते भी हैं या नहीं। मैंने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, आज हिम्मत आजमा ही लेते हैं। मोटरसाइकिल पर हम दोनों कब्रिस्तान के गेट पर पहुँचे। रात के 11:30 बज रहे थे। अंधेरा छाया हुआ था, पुरानी कब्रें, टूटे फूटे कुतबे और हर तरफ झाड़ियाँ। हवा भी अजीब सी चल रही थी जो कानों में साएं साएं की आवाज़ पैदा कर रही थी। हम दोनों ने टार्च निकाली और कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। कदम कदम पर अजीब सा डर दिल में उतर रहा था, मगर हम दोनों एक दूसरे के सामने बहादुरी का मुजाहिरा कर रहे थे। हम कब्रिस्तान के बिल्कुल बीच में पहुंचे तो अचानक एक आवाज़ आई, किसी बच्चे के रोने की आवाज़, मध्यम फिर तेज़, जैसे कोई बच्चा कब्र के अंदर से रो रहा हो। मेरे पूरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। मैंने शाहिद को देखा तो इसका चेहरा भी पीला पड़ चुका था। मैंने कहा, ये तो बच्चे की आवाज़ लग रही है, कहीं कोई जिंदा तो दफन नहीं कर दिया गया। शाहिद ने टार्च कब्र पर डाली। वो कब्र नई खुदी हुई थी, मिट्टी अभी गीली थी और आवाज़ साफ इसी कब्र के अंदर से आ रही थी। हम दोनों के होश उड़ गए। शाहिद ने कहा, यार हमें ये कब्र खोदनी चाहिए, शायद कोई जिंदा है अंदर। लेकिन जैसे ही इसने हाथ में पकड़ी हुई कुंदाल ज़मीन पर मारी, कब्र की मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी। हम दोनों पीछे हट गए
कब्र की मिट्टी ऊपर को उठने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अब सिर्फ बच्चे की आवाज़ नहीं थी, बल्कि साथ साथ एक औरत के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। मेरा दिल धक धक करने लगा। शाहिद ने कहा, ये क्या है यार, इंसान है या कुछ और? हम दोनों अभी समझ ही रहे थे कि कब्र के बीचों बीच एक हाथ बाहर निकला। ये छोटे बच्चे का हाथ था, लेकिन इसके जिस्म पर गोश्त नहीं, सिर्फ हड्डियां नजर आ रही थी। और फिर वो हाथ हवा में कांपने लगा। बच्चा अब चीख रहा था, ऐसी चीख जो किसी भी जिंदा इंसान की नहीं हो सकती। मैं और शाहिद चीख कर पीछे भागे। टार्च हमारे हाथ से गिर गई। अंधेरा और सिर्फ वो दिल दहला देने वाली आवाज़ें। हम दौड़ते दौड़ते कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन दरवाज़ा बंद था। हमने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा हिलाया, मगर वो न खुला। अभी हम चीख ही रहे थे कि वो बच्चे के पीछे से वही बच्चे की आवाज़ करीब आती जा रही थी। मैंने हिम्मत करके पलट कर देखा। कब्रिस्तान के बीच वाली कब्र से वो बच्चा निकल आया था, लेकिन वो बच्चा नहीं था। इसका आधा जिस्म हड्डियों का ढांचा और आधा गोश्त से भरा हुआ था। इसकी आंखें बिल्कुल खाली गड्ढे की तरह थी। शाहिद ज़मीन पर गिर गया। मैंने इसे उठाया और पूरे ज़ोर से दरवाजे पर धक्का मारा। अचानक दरवाज़ा खुल गया और हम दोनों कब्रिस्तान से बाहर निकले। हम पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहते थे। मोटरसाइकिल पर बैठे और पूरी रफ्तार से वहाँ से निकल गए। बाद में मालूम हुआ, अगले दिन हमने मोहल्ले के एक बुज़ुर्ग को ये वाक़या सुनाया। इन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ये वही कब्रिस्तान है जहाँ पिछले साल एक माँ अपने नौमौलूद बच्चे को दफन करने आई थी, लेकिन वो औरत दिमागी मरीज़ थी। इसने ज़िंदा बच्चे को मिट्टी में गाड़ दिया। जब लोगों ने पकड़ा तो वो भी वहीं मर गई। तब से रात के वक्त वहाँ बच्चे और औरत के रोने की आवाज़ें आती हैं। आज भी जब कभी मैं इस कब्रिस्तान के करीब से गुजरता हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ जाती है। रात को तो मैं वहाँ से जाने की सोच भी नहीं सकता। ये थी मेरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल भाई, मेरा नाम नासिर महमूद है। ये वाक़या 2017 का है। मैं इस वक्त कराची में रहता था और रियल इस्टेट का काम करता था। नई नई जायदाद देखना, ख़रीदना और बेचना मेरा पेशा था। इसी दौरान मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मेरा यकीन बदल दिया। एक दिन मुझे एक पुराने मकान के बारे में इत्तला मिली जो क्लिफ्टन के करीब खाली पड़ा हुआ था। मकान बहुत बड़ा था, मगर बरसों से बंद पड़ा था। मालिक दुबई में रहता था और इसने बेचने के लिए मुझे इख्तियार दिया था। जब पहली बार मैंने मकान देखा तो बाहर से वो आम सा लगा। पुरानी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां। पड़ोसियों ने बताया, साहब इस मकान में कई साल से कोई नहीं रहा। रात के वक्त अंदर से आवाज़ें आती हैं। मैंने हंसकर इनकी बात को टाल दिया। सोचा शायद लोग पुरानी कहानियां गढ़ते हैं। अगले दिन मैं मकान का मुआयना करने लगा। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो अजीब सा बोझिल सा माहौल महसूस हुआ। ड्राइंग रूम की छत पर पुराने पंखे लटक रहे थे। फर्श पर गंद जमी हुई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब वो कमरा था जिसका दरवाज़ा बंद था। इस दरवाज़े पर जंग आलूदा ताला लगा हुआ था। मैंने ताला खोलने की कोशिश की, मगर वो टूटा नहीं। इसी वक्त ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज़ आई। मेरा दिल धड़कने लगा, हालांकि ऊपर कोई नहीं था। इसी रात मैं दोबारा मकान पर आया ताकि मुकम्मल जायज़ा ले सकूं। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गेट खोला तो सन्नाटे में दरवाजे की चरचराहट बहुत खौफनाक लगी। मैंने कमरे के दरवाजे के पास कदम रखा। इस बार ताला खुद ब खुद खुल गया और दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता चरचराता हुआ खुल गया। अंदर झांका तो अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने टार्च जलाई और जो मनाजिर देखा, मेरी रूह कांप उठी। कमरे की दीवारों पर सुर्ख रंग से हाथों के निशान बने हुए थे। छत से रस्सी लटक रही थी जैसे किसी ने खुदकुशी की हो। फर्श पर एक पुरानी कुर्सी रखी थी और इस पर औरत के लंबे बाल बिखरे पड़े थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ वो आईना था जो दीवार पर टूटा हुआ लगा हुआ था। मैंने जब टार्च इस पर डाली तो आईने में अपनी परछाई नज़र आई, लेकिन परछाई हंस रही थी जबकि मैं खुद बिल्कुल खामोश था। मेरे हाथ से टार्च गिर गई
पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा तो एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, गर्दन कटी हुई। वो मेरे करीब आई और सर झुकाए बोली, ये मेरा कमरा है, तुम क्यों आए हो? मेरी टांगें शल हो गई, आवाज़ गले में अटक गई। मैं पूरी ताकत से भागा, कमरे से निकलकर नीचे आया, गेट खोला और बाहर निकल गया। मेरी सांसें फूल रही थी। अगले दिन मालिक को फ़ोन किया और साफ कहा, साहब ये मकान मैं नहीं बेच सकता, इसमें कुछ है जो इंसानों के लिए नहीं। बाद में मोहल्ले वालों से मालूम हुआ कि इस कमरे में एक औरत ने खुदकुशी की थी। शोहर ने इसे मारा पीटा और इसने खुदकुशी कर ली। तब से वो कमरा कभी सुकून नहीं देख पाया। आज भी जब कभी मैं कराची की इस गली से गुजरता हूँ तो मेरी नज़र इस मकान पर रुक जाती है। खिड़की के पर्दे के पीछे एक साया हिलता हुआ दिखाई देता है, शायद वही औरत जो आज भी अपने कमरे में कैद है। ये थी मेरी कहानी। प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमसे शेयर की। तो बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल भाई, मेरा नाम इमरान फ़ारूक है। ये वाक़या 2012 का है। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, मगर ये वाक़या पंजाब के एक छोटे से गांव के करीब पेश आया था। मैं और मेरे 3 दोस्त कामरान, बिलाल और फरहान एक रात को पिकनिक मनाने निकले थे। हमने फ़ैसला किया कि गांव के पास जो पुराना जंगल है वहाँ जाकर आग जलाएंगे, बारबेक्यू करेंगे और रात को थोड़ी मोहमजोई भी कर लेंगे। गांव के लोगों ने हमें मना किया। इन्होंने कहा, इस जंगल में रात को मत जाना, वो जंगल बिल्कुल ठीक नहीं है। कहते हैं कि वहाँ से रात को हंसने की आवाज़ें आती हैं और जो एक बार वो आवाज़ सुन ले वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। हमने हंसकर टाल दिया। हमें लगा ये महज पुरानी देहाती कहानियाँ हैं। रात के 11:30 बजे हम चारों जंगल पहुँच गए। टार्च चलाई, लकड़ियाँ जमा की और आग सुलगाई। शुरू में सब कुछ आम सा लग रहा था। आग के इर्द गिर्द बैठकर हंसी मजाक करते रहे। चिकन सीखों पर लगाया, फरहान गिटार बजाने लगा। लेकिन जूं रात गहरी होती गई, जंगल का सन्नाटा और डरावना होता गया। अचानक हमें पीछे से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, ऐसे जैसे कोई औरत जोर से हंसी हो। हम सब ने एक दूसरे को देखा। कामरान ने कहा, यार ये गांव की कोई औरत तो नहीं। मैंने सर हिलाया, यहाँ रात के वक्त कोई क्यों आएगा? चंद लम्हों बाद फिर वही हंसी, इस बार करीब से। हम सब ने टार्चें घुमा कर इर्द गिर्द देखा, लेकिन कोई नहीं था। हम दोबारा बैठे ही थे कि फरहान अचानक चौंक गया। वो बोला, अभी किसी ने मेरे कान के पास हंस कर कहा, मैं आ गई हूँ। इसके ये अल्फाज सुनते ही मेरा बदन सुन्न हो गया। अब वो आवाज़ बार बार आने लगी, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी पीछे से, जैसे कोई औरत हमारे इर्द गिर्द घूम रही हो लेकिन दिखाई न दे रही हो। अचानक आग की लपटें तेज़ हो गई और हमें लगा जैसे आग के अंदर कोई चेहरा झलक रहा हो। एक औरत का चेहरा, सफ़ेद आंखों वाला, हंसता हुआ। बिलाल चीखा, ये क्या है? हम सब ने एक साथ पानी डालकर आग बुझाई। अंधेरा फैल गया था। अब सिर्फ टार्च की मध्यम रोशनी थी। अब हमारे पास सिर्फ टार्च की मध्यम रोशनी थी। फिर वो कहका ऐसा गूंजा जैसा पूरा जंगल हंस रहा हो। दरख्त की शाखें हिलने लगी, हवा तेज हो गई। मैंने टार्च ऊपर की और जो मंजर देखा वो आज भी भूल नहीं सकता। एक औरत दरख्त की शाख पर उल्टी लटकी हुई थी। इसके बाल जमीन तक झूल रहे थे और वो हमें देखकर हंस रही थी। हम चारों चीख कर भागे। टार्चें हाथ से गिर गई। बस अंधेरे में दौड़ते ही गए। बस हमारा जिधर मुंह आया अंधेरे में हम दौड़ते ही गए। जब गांव पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। हम सब की हालत ख़राब थी। कुछ दिन बाद पता चला कि इस जंगल में कई साल पहले एक औरत को जिंदा जलाया गया था। कहा जाता है वो औरत हर रात हंसती हुई वापस आती है वो और लोगों को पागल कर देती है। आज कई साल गुजर चुके हैं लेकिन हम चारों दोस्त कभी पहले जैसे नहीं रहे। कामरान अक्सर रात को अचानक हंसी हंसी में बात करता है जैसे इस औरत की आवाज़ सुन रहा हो। फरहान गिटार बजाना छोड़ चुका है क्योंकि इसे लगता है
कि वो आवाज़ इसके धुन के साथ मिल जाती है। और मैं जब भी रात को कोई औरत हंसती है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपनी कहानी हमसे शेयर की। तो बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल भाई, मेरा नाम सलीम अनवर है। ये वाक़या 2001 का है। मैं इस वक्त फैसलाबाद में रहता था। मैं और मेरा तबादला लाहौर की एक फैक्ट्री में हो गया था। इसी सिलसिले में मुझे अक्सर रात के वक्त ट्रेन का सफ़र करना पड़ता था। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। 13 दिसंबर की वो रात थी। सर्दी अरूज पर थी। मैं लाहौर जाने के लिए एक छोटे से स्टेशन पर उतरा क्योंकि वहाँ से रात के 2 बजे ट्रेन आती थी। तकरीबन 1:45 का वक्त हो रहा था। स्टेशन सुनसान था। बस एक पुराना सा बेंच, एक बल्ब जो बार बार जल रहा था और चारों तरफ गहरा अंधेरा। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि मेरा सांस धुंध की शक्ल में बाहर आ रहा था। मैं बेंच पर बैठा था कि अचानक मेरे बराबर में कोई आकर बैठ गया। मैंने चौंक कर देखा। एक शख्स था दरमियानी उम्र का, बाल बिखरे हुए, कोट फटा पुराना, चेहरे पर अजीब सा सुकून और आंखों में गहरी खालीपन। इसने मुझे देखकर मुस्कुरा कर कहा, कहाँ जा रहे हो भाई साहब? मैंने कहा लाहौर। वो बोला, अच्छा मैं भी। हम दोनों खामोश बैठे रहे। कुछ देर बाद वो बोला, ये ट्रेन हमेशा देर से आती है लेकिन आज ही हमें ज़रूर लेके जाएगी। इसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को खटक गया। मैंने कहा, आप अक्सर सफ़र करते हैं इस पर? वो आहिस्ता हंसा और बोला, हाँ, लेकिन कभी मंजिल पर नहीं पहुंचा। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। दूर से सीटी की आवाज़ आई। रेल की पटरियां हिलने लगी। मैं खुश हुआ कि अब ट्रेन आ गई है। लेकिन मेरे बराबर बैठे हुए शख्स के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई, जैसे वो इसी लम्हे का इंतज़ार कर रहा हो। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, वो शख्स अचानक उठा और सीधा पटरी पर कूद गया। मैं चीखा, अरे पागल हो गए हो? लेकिन फिर जो देखा, मेरी सांसें रुक गईं। ट्रेन गुजर गई और इस शख्स का जिस्म कुचला नहीं गया। खून का एक कतरा भी नहीं निकला, बल्कि वो अगले ही लम्हे फिर मेरे बराबर बेंच पर बैठा था। वो बोला, मैंने कहा था ना, कभी मंजिल पर नहीं पहुंचा। मेरी हालत गैर हो गई। ट्रेन के दरवाजे खुले और मैं लड़खड़ाता हुआ अंदर गया। ट्रेन के दरवाजे खुले और मैं लड़खड़ाता हुआ अंदर गया। खिड़की से बाहर झांका तो वो शख्स प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, मेरी तरफ हाथ हिला रहा था। ट्रेन चल पड़ी लेकिन वो शख्स प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा रहा। धुंध में इसका चेहरा गायब होता गया और फिर बस वही हल्की सी हंसी बाकी रह गई। बाद में मालूम हुआ, लाहौर पहुंचकर मैंने रेलवे अमले से इस स्टेशन का जिक्र किया। इन्होंने अफसोस से कहा, भाई साहब, वहाँ एक शख्स कई साल पहले खुदकुशी कर चुका है। वो ट्रेन के नीचे आया था, तब से अक्सर मुसाफिर इसे देखते हैं। वो हर बार नए लोगों से दोस्ती करता है और फिर ट्रेन के नीचे कूद जाता है, लेकिन मरता कभी नहीं। आज भी जब कभी मैं ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा होता हूँ, मेरा दिल कांपने लगता है। डरता हूँ कहीं वो भटका हुआ मुसाफिर फिर मेरे बराबर ना आकर बैठ जाए। ये थी मेरी छोटी सी कहानी जो लफ्ज़ पर लफ्ज़ सच्ची है। प्लीज़ इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया कि आपने अपनी कहानी हमसे शेयर की। तो ये थी हमारी आज की स्टोरीज़ अगर पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इन वीडियोज़ के पीछे बहुत मेहनत होती है भाई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।